नमस्ते दोस्तों, मैं टियान और आप सुन रहे हो रात के हमसफर, जहां हर कहानी आपके रात के सपनों को हिला देगी। तो अब डर को फील करो, थ्रिल का मजा लो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए हम आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। नमस्ते, मेरा नाम रोहन है और ये कहानी मेरी है, मेरे तर्क के पहाड़ की, जो उत्तर प्रदेश के एक वीरान कोने में आकर रेत की तरह ढह गया। मैं एक आईटी इंजीनियर हूं। डेटा, लॉजिक, कारण और प्रभाव, यही मेरे जीवन के चार स्तंभ है। मेरे लिए जो चीज दिखती नहीं, जिसे मापा नहीं जा सकता, जो किसी सूत्र में नहीं आती, वो या तो कल्पना है या फिर एक डाटा एरर। 20 साल तक मैंने इसी विश्वास पर दुनिया बनाई। मैंने हर चीज को चुनौती दी, हर चीज को तोड़ा और फिर अपने गणित के हिसाब से उसे जोड़कर देखा। जब मैंने और मेरी पत्नी प्रिया ने शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत जगह पर अपना फार्म हाउस बनाने का फैसला किया, तो यही तर्क मेरे साथ था। प्रिया एक आर्टिस्ट है। वो भावनाओं, रंगों और ऊर्जा में विश्वास रखती है, ऐसी चीजें जो मेरे डाटाबेस से बाहर थी। हमें एक पुरानी, बरसों से वीरान पड़ी हवेली वाली जमीन मिली, दिल्ली से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर, एक छोटे से गांव के पास। जमीन इतनी बड़ी, हवेली इतनी मजबूत और कीमत इतनी सस्ती कि मेरे सारे आर्थिक सूत्र फेल हो गए। तर्क से सस्ता, ये मेरे लिए पहली अनसुनी चेतावनी थी। जब मैंने जमीन के कागजात देखे तो पड़ोस के एक बुजुर्ग, उन्हें मैं चाचा जी कहूंगा, उन्होंने मुझे लगभग भीख मांगते हुए रुका। उनकी आंखें उदास थी, उनका चेहरा सदियों पुराना लग रहा था। बेटा रोहन, उन्होंने मेरी कलाई पकड़कर कहा, यह जमीन मत लो। इस हवेली पर पुराना साया है, इसकी मिट्टी प्यासी है। मैंने बोहे चढ़ा ली। चाचा जी, हम पानी का कनेक्शन लगवा देंगे, और साया साया बस बिजली गुल होने पर ही होता है। चाचा जी ने मेरी बात अनसुनी कर दी और हवेली के आंगन की तरफ इशारा किया। हवेली के ठीक बीचों बीच वहां एक जंग लगा सूखा हुआ हैंडपंप गड़ा था। उसे गांव वाले सिर्फ नलका कहते थे। वो नलका लगभग 50 साल पुराना, जैसे जमीन का कैंसर हो, वहां खड़ा था। चाचा जी ने कहा, वो नलका, ये जमीन, ये जलमोहिनी का वास है। एक प्यासी आत्मा उस नलके से बंधी है। उसे छेड़ोगे तो वो तुम्हारी आत्मा को पानी के लिए तरसा देगी। मैं हंस पड़ा, जोर से हंसा। यह हंसी मेरे तर्क के अहंकार की थी। अरे चाचा, ये सब जल मोहिनी वगैरह, ये सब अफवाह है, कार्बन डेटिंग से बाहर की चीजें। मैं इस नलके को ठीक करवाऊंगा, इसमें नया सबमर्सिबल मोटर लगवाऊंगा। पानी तो बस H2O है और मैं अपने साइंस से पानी का डर खत्म कर दूंगा। चाचा जी चुप हो गए। उन्होंने सिर झुका लिया। उनकी चुप्पी मेरे लिए एक जीत थी। मुझे लगा मैंने अपने तर्क से एक और अंधविश्वास को हरा दिया, पर मुझे नहीं पता था कि मैं असल में साये को न्योता नहीं, बल्कि जमीन के अपमान को बुलावा दे रहा था। मेरा तर्क मुझे मार डालने वाला था। मैंने और प्रिया ने हवेली को मॉडर्न बनाना शुरू किया। प्रिया ने अपनी कला से, मैंने अपनी इंजीनियरिंग से। नई टाइलें, सफेद पेंट, इटालियन किचन, हवेली चमकने लगी थी। लेकिन आंगन के बीचों बीच वो जंग लगा नलका एक बदसूरत काली मूर्ति की तरह खड़ा था। वो आधुनिकता के बीच अतीत का एक ऐसा जख्म था जिसे मैंने मिटाना जरूरी समझा। प्रिया उसे देखकर बेचैन होती थी। एक शाम उसने कहा, रोहन, मुझे इस नलके को देखकर डर लगता है। इसे छेड़ो मत, इसे ऐसे ही रहने दो। क्यों प्रिया? ये मेरे गणित की किताब के एक अधूरा समीकरण है, मैं इसे पूरा करूंगा, मैंने आत्मविश्वास से कहा। अगले दिन मैंने शहर से एक मिस्त्री को बुलाया। उसका नाम शायद अशोक था। एक साधारण, अनुभवी आदमी जो जानता था कि लोहा कैसे काटा जाता है और पाइप कैसे जोड़ा जाता है।
मिस्त्री ने अपना काम शुरू किया। उसने नलके का हैंडल खोला, ऊपर का हेड हटाया। मैंने उत्सुकता से उसे देखा। मुझे उम्मीद थी कि अंदर बस थोड़ी सी जंग लगी होगी, कुछ रुकावट होगी जिसे वो आसानी से ठीक कर देगा। लेकिन मिस्त्री का चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ने लगा। उसका हाथ, जो औजार पकड़ने में मजबूत था, कांपने लगा। उसने पहले एक पतली रॉड पाइप अंदर डाली। वो रॉड बहुत नीचे तक गई, पर पानी की आवाज नहीं आई। जब उसने रॉड बाहर निकाली तो उस पर कुछ लगा था। उसने मेरे तर्क की पहली ईंट गिरा दी। वो गीली, गाढ़ी लाल मिट्टी थी। ये क्या है? मैंने पूछा। साहब, यह पानी नहीं है, मिस्त्री ने फुसफुसाया। ये मिट्टी है, ऐसी मिट्टी जैसे किसी ने इसे कसकर अंदर पैक कर दिया हो। मिस्त्री ने एक बड़ा पाइप रेंच उठाया और मुख्य पाइप को जमीन से खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की। पाइप बाहर निकला और जो बदबू निकली वो असहनीय थी। ये महक सिर्फ सड़ी हुई काई या पुराने लोहे की नहीं थी। ये एक ऐसी गंध थी जैसे किसी बंद अंधेरी जगह में बरसों से कोई चीज सड़ रही हो, जैसे किसी पुरानी मर चुके चीज का अंतिम अवशेष हो जिसे मिट्टी में ढक दिया हो। वो गंध मेरे वैज्ञानिक दिमाग को चुनौती दे रही थी। ये सिर्फ मिट्टी या पानी की बदबू नहीं थी, ये खौफ की बदबू थी। मिस्त्री कांपते हुए पाइप के मुंह के करीब झुका। उसने हिम्मत करके कान लगाया। उसने तुरंत रॉड फेंक दी और उसका चेहरा आतंक से पीला पड़ गया। साहब, साहब, नीचे नीचे से आवाज आ रही है। कैसी आवाज? मैंने झिड़कते हुए कहा। रोने की। हाँ, बच्चों के रोने की, या किसी की बहुत धीमी गति से सिसकने की आवाज, जैसे कोई बहुत प्यासा हो और उसे पीने के लिए एक बूंद भी ना मिली हो और वो सदियों से उसी दर्द में फंसा हो। मिस्त्री की आंखें मेरे कमरे की छत को देख रही थी, जैसे वहां कुछ भयानक देख रहा हो। वो डर वैज्ञानिक नहीं था, वो आध्यात्मिक था। वो समझ गया कि वो सिर्फ एक पाइप नहीं, बल्कि किसी सील बंद कैद खाने को खोल रहा है। मिस्त्री ने एक ही सांस में कहा, साहब, ये कोई पाइप नहीं, ये कुएं की आत्मा है। इसे तुरंत वापस बंद कर दो। मैं ये काम नहीं कर सकता। वो अपने औजार वही छोड़कर बिना पैसे लिए उस हवेली से दौड़कर भाग गया। उसकी चीख मेरे कानों में देर तक गूंजती रही। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरा तर्क किसी और की ईमानदारी, अनफिल्टर्ड डर की तुलना में कितना कमजोर था। मिस्त्री का भागना प्रिया के लिए एक चेतावनी थी, लेकिन मेरे लिए ये एक व्यक्तिगत चुनौती बन गई। तुमने देखा रोहन, वो भाग गया। ये साफ संकेत है कि हमें इसे छोड़ देना चाहिए। प्रिया ने उस शाम मेरे सामने हाथ जोड़े। छोड़ दूं? मैंने अपनी तर्क की आवाज को ऊंचा किया। एक मूर्ख आदमी के भाग जाने के कारण? मैं इंजीनियर हूं प्रिया, और मैं जानता हूं कि पाइप में कभी कभी सीवर गैस, पुरानी मिट्टी के दबाव से अजीब आवाजें आ सकती है। ये सब थर्मोडायनामिक्स है, डर नहीं। लेकिन अंदर से मैं जानता था कि मिस्त्री का डर असली था। वो लाल मिट्टी, वो बदबू, वो आवाज, वो डाटा एरर इतना बड़ा था कि मेरे लॉजिक को हिला रहा था। डर खत्म, मैंने लापरवाही से कहा। मिस्त्री तर्क से कमजोर था। मैं खुद इसे जड़ से उखाड़ दूंगा, नया बोरवेल कराऊंगा। इस हवेली के इतिहास को, इसके अंधविश्वास को, इसके पानी के अहंकार को खत्म कर दूंगा। रात के 11 बजे हवेली में सन्नाटा पसरा था। प्रिया डर के मारे कमरे में बंद थी। मैंने अपने औजार उठाए, एक बड़ा जैक, एक मजबूत चैन और एक भारी गेंद दी। मैंने नलके की चारों ओर की जमीन खोद दी। मिट्टी सूखी थी, लेकिन नलके के बिल्कुल पास की जमीन असामान्य रूप से नम थी और वहां से वही सड़ी पुरानी महक आ रही थी। मैंने जैक और चैन का उपयोग किया। मैं नलके के पाइप को खींचने लगा। मेरा सारा विज्ञान, मेरी सारी इंजीनियरिंग उस लोहे के जंग लगे टुकड़े को उखाड़ने में लगी थी। ये एक भयानक खींची हुई लड़ाई थी। जमीन पाइप को जाने नहीं देना चाहती थी। पाइप चीख रहा था। लोहे की घर्षण की आवाज रात की सन्नाटे को फाड़ रही थी। और फिर एक भयानक, गीली, पॉप जैसी आवाज हुई।
पाइप जमीन से खींचकर बाहर निकल आया। जैसे ही नलका बाहर निकला, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। नीचे गीली लाल मिट्टी नहीं थी, बल्कि वहां एक अंधेरे गोलाकार कुएं का छोटा सा मुंह था, जिसे शायद बरसों पहले नलके के पाइप से ढक दिया गया था। यह सिर्फ एक बोरवेल नहीं था, ये एक कुआं था। और ये कुआं बहुत पुराना, बहुत गहरा था। कुएं के मुंह से निकली गीली सड़ी हुई ठंडी बदबू ने मेरे फेफड़ों को जला दिया। मेरे तर्क के समीकरण में पहली बार शून्य आया। और तभी एक आवाज। वो आवाज मेरे कानों से नहीं, बल्कि सीधे मेरे पेट से निकली थी, जैसे किसी ने अंदर कुछ मरोड़ दिया हो। ये दर्दनाक घृणा से भरी फुसफुसाहट थी। तोड़ दिया, तोड़ दिया। तूने मेरी कैद तोड़ दी, कैद तोड़ दी। मेरी प्यास, मेरी बेइज्जती, अब तू बुझाएगा, तू बुझाएगा। उस पल हवेली के अंदर भयानक असामान्य ठंडक छा गई, और मेरे तर्क का पहाड़, जिस पर मैंने 20 साल का विज्ञान खड़ा किया था, दरकने लगा। मैंने जो किया था वो एक मरम्मत नहीं थी, वो जमीन का अपमान था। मैं लड़खड़ाता हुआ कमरे में भागा। मेरा सारा आत्मविश्वास खत्म हो चुका था। प्रिया को मैंने बताया कि मैंने नलका उखाड़ दिया है और नीचे एक कुआं था। उसने डर के मारे आंखें बंद कर ली। हमने सोने की कोशिश की। रात के 1 बजे होंगे। हवेली में सन्नाटा था, पर वो सन्नाटा गूंगा नहीं था, बल्कि इंतजार कर रहा था। और तभी मैंने पहली आवाज सुनी, पायल की आवाज। ये पायल की आवाज ऐसी थी जो किसी डांसर के पैरों से आती है। ये धीमी थी, बहुत धीमी, जैसे कोई धीरे धीरे थकी हुई गति से चल रहा हो। और सबसे डरावनी बात यह थी कि आवाज ठोस पत्थर के फर्श पे आ रही थी, जैसे कोई नंगे गीले पांव पत्थर पर चल रहा हो। छप 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 की हल्की आवाज, और उसके साथ पायल की धीमी खनकती गूंज। पहले वो आवाज दूर गैलरी से आई, फिर मुख्य हॉल से गुजरी, फिर वो हमारे कमरे के दरवाजे के पास आकर रुक गई। प्रिया ने कांपते हुए मेरा हाथ दबा दिया। उसकी सांसें तेज थी। रोहन, दरवाजे के पास देखो। हम दोनों ने आंखें गड़ा दी। दरवाजे के नीचे पतले गैप से कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन पायल की आवाज अब वही दरवाजे की दूसरी तरफ बहुत धीमी गति से घूम रही थी। फिर आवाज अचानक से तेजी से पीछे हटी, जैसे कोई डर कर भागा हो, और फिर इतनी ही तेजी से वापस आई। लेकिन इस बार रेंगने की आवाज ज्यादा थी। प्रिया फुसफुसाई, रोहन, ये भागने की आवाज नहीं है। ये ये पत्थर पर घसीट कर रेंगने की आवाज है, जैसे कोई चीज बहुत बड़ी हो। पायल की आवाज कभी दूर से आती, कभी बिल्कुल पास से, कभी छत पर महसूस होती, तो कभी सीधे हमारे बिस्तर के नीचे से आती हुई लगती। ये ऐसा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें गहराई में खींचने की कोशिश कर रही हो, हमारी मन की शांति को निगल रही हो। रात के 3 बजे डर एक भयानक भौतिक रूप में बदलने लगा। रात के 3 बजते ही हवेली के अंदर की बत्तियां एक एक करके फ्यूज हो गई। धमाके की हल्की आवाज आई, और फिर भयानक अंधेरा। मैंने इन्वर्टर चेक किया, वो भी बंद हो चुका था। हवेली में भयानक असहनीय ठंडक छा गई, जैसे कोई बड़ा रेफ्रिजरेटर खोल दिया गया हो। यह ऐसी ठंड थी जो त्वचा को नहीं, बल्कि हड्डियों को जमा रही थी। अंधेरा इतना घना था कि मुझे प्रिया का चेहरा भी मुश्किल से दिख रहा था। हम दोनों एक दूसरे से चिपके रहे, और तभी मैंने देखा दीवार से पानी टपकना शुरू हो गया। ये नल का पानी नहीं था, ये लाल गाढ़ा चिपचिपा पानी था जो रिस रहा था। पहले ये सिर्फ एक बूंद था, फिर एक पतली धार, और फिर एक और। इस पानी की महक वही थी जो कुएं के मुंह से निकली थी, पुरानी सड़ी हुई काई या जंग लगे कच्चे लोहे जैसी।
लेकिन अब इसमें खून की हल्की सड़ी हुई महक भी शामिल थी। ये भयानक था। मेरा दिमाग इसे पाइपलाइन या सीवर रिसर्व कहकर शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये पानी दीवार के ऊपरी हिस्से से, छत से, यहां तक कि दरवाजे के फ्रेम की पास से भी रिस रहा था। जैसे जैसे वो लाल पानी टपकता, पायल की आवाज ज्यादा तीखी, ज्यादा साफ होती जाती, जैसे कोई प्यास के मारे घुट घुट कर रो रहा हो। प्रिया, रोहन, ये ये नमी नहीं है, ये जमीन की चीख है, ये उसके आंसू है। लाल पानी हमारे सफेद कमरे के फर्श पर फैल रहा था, एक भयानक घिनौनी कीचड़ बन रहा था। उस रात हमने आंखें बंद करके बस सुबह का इंतजार किया, अपने तर्क को हारते हुए देखा। अगले दिन सुबह हुई, पर हमारी हवेली में रोशनी नहीं थी। बाहर की दुनिया में मेरा कनेक्शन कट चुका था। मेरा फोन मुर्त था, नेटवर्क पूरी तरह से गायब था। मैंने हवेली के बाहर जाने की कोशिश की। मैं चिल्लाया, दरवाजे पर जोर लगाया, लेकिन लोहे के मुख्य दरवाजे, जो कल रात खुले थे, अब बाहर से भयानक अदृश्य वज्र से बंद थे। मैंने अपनी पूरी इंजीनियरिंग की ताकत लगाई, पर दरवाजे टस से मस नहीं हुआ। मैं उसे हिला भी नहीं सका। हम कैद थे। बाहर आंगन में, जहां मैंने नलके को उखाड़ा था, वहां से अब लाल मिट्टी का पानी बह रहा था। दोपहर तक पानी आंगन को पार करके हवेली के अंदरूनी कमरों में भर गया था। पानी घुटनों तक आ गया था, और अब हवेली एक गंदे लाल रंग के तालाब में बदल चुकी थी। और उसी पानी में से पायल की आवाज निकल रही थी, जैसे पानी खुद ही जी उठा हो, जैसे उसके हर बुलबुले में एक भयानक हंसी छुपी हो। हम यहां से निकलेंगे प्रिया, मैं इस पानी को बाहर निकालूंगा। तुम नहीं निकाल सकते रोहन, ये पानी नहीं है, ये उसका साम्राज्य है, ये तुम्हें डुबो देगा, प्रिया ने कहा। मैंने आखिरी बार तर्क लगाने की कोशिश की। ये सब पुरानी सीवर लाइन है, पानी का दबाव है, हमें ऊपर की मंजिल पर जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने ऊपर जाने की सीढ़ियां देखी, मेरे पैर जम गए। सीढ़ियों के पास से सफेद दीवारों पर, जहां से लाल पानी लगातार टपक रहा था, एक भयानक गीली आकृति बन गई थी। ये कोई दाग नहीं था, ये एक मानव आकृति थी। एक औरत जिसके बाल गीले और खुले थे, और जिसके पैर उल्टे थे। एक भयानक चुड़ैल की आकृति, जो टपकते हुए लाल पानी से बनी थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि वो आकृति ठीक मेरी परछाई जैसी लग रही थी, उसी ऊंचाई की, उसी अनुपात की। रिया चीख पड़ी। उसका हाथ मेरे कंधे पर ऐसे गड़ गया जैसे वो अपनी जान बचा रही हो। रोहन, गांव वालों ने कहा था ये जल मोहिनी है, इसे पानी ना मिला, इसने खुद को फांसी। मेरे शरीर में भयानक कपकपी दौड़ गई। मेरे तर्क, मेरे सिद्धांत, सब इस भयानक दृष्टि के आगे हार चुके थे। और तभी उस लाल पानी के ऊपर हवा में एक पतली गीली रस्सी झूलती हुई दिखाई दी। वो रस्सी किसी भी चीज से बंधी नहीं थी, वो हवा में तैर रही थी, और धीरे धीरे खुद ब खुद एक फंदा बना रही थी। वो फंदा, वो सीधे मेरे गर्दन के पास आकर हवा में रुक गया। नहीं, नहीं, ये बस एक भ्रम है, भ्रम है। मैंने डर के मारे उसी रस्सी को हटाने की कोशिश की, पर जैसे ही मैंने उसे छुआ, रस्सी एक ठंडे कीले सांप की तरह मेरे हाथ से लिपट गई। उसकी पकड़ अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। उसने झटके से मुझे खींचकर लाल पानी के ऊपर झुका दिया। रस्सी का फंदा मेरे गर्दन के पास कसने लगा। मैं अपनी जान बचाने के लिए जोर लगा रहा था, पर रस्सी की अदृश्य ताकत के आगे मेरी इंजीनियरिंग की ताकत, मेरी शारीरिक शक्ति कुछ नहीं थी। मैं उस अमानवीय घर्षण के सामने एक बच्चा था। मेरी सांस घुटने लगी थी, मेरी आंखें बाहर निकल आने वाली थी। मेरे दिमाग में बस एक ही विचार घूम रहा था, मेरा लॉजिक मुझे मार रहा है। मैंने तर्क से जमीन का अपमान किया, और अब जमीन का क्रोध मुझे मार रहा है।
तभी प्रिया ने चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी क्लियरिटी थी, जैसे किसी कलाकार को अपना मास्टरपीस की अंतिम प्रेरणा मिल गई हो। रोहन, रोहन, तुम्हें पता है मां ने क्या कहा था? जब कोई प्यासा हो तो उसे सम्मान से पानी पिलाओ, जलांजलि दो। रोहन, उसे उसका सम्मान वापस दो। प्रिया की बात ने मेरे दिमाग को एक सेकंड के लिए शांत कर दिया। मेरे तर्क ने मेरी जान लेने वाले फंदे को हटाकर आत्मा के तर्क को समझा। जलमोहिनी को मेरी जान नहीं चाहिए थी, उसे मेरी हार नहीं चाहिए थी, उसे जमीन का सम्मान चाहिए था। जैसे मैंने नलका उखाड़कर और अंधविश्वास कहकर अपमानित किया था, वो प्यासी थी, लेकिन प्यास से ज्यादा वो इज्जत की भूखी थी। वो चाहती थी कि मैं और प्रिया भी उसी तरह पानी को तरसे जैसे वो मरते समय तरसी थी। मैंने दर्द से हाफते हुए हाथ बढ़ाकर दरवाजे के पास रखा गंगाजल का छोटा सा लोटा पकड़ा। ये लोटा मेरी मां ने पूजा के लिए दिया था। रस्सी अब मेरे गले को इतना कस चुकी थी कि मेरी चेतना खोने लगी थी। मैंने अपनी सारी बची हुई ताकत और अपने सारे खोए हुए तर्क को उस गंगाजल के लोटे पर केंद्रित किया, और मेरा इंजीनियर वाला दिमाग आखिरी बार तेजी से चला। मैं विज्ञान का अपमान नहीं करूंगा, मैं तर्क का अपमान नहीं करूंगा। पानी की कमी थी और मैं पानी के नाम पर सम्मान दूंगा। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया। मेरी आवाज पूरी हवेली में गूंज उठी। लाल पानी में कंपन हुआ। तेरी प्यास ये जमीन नहीं, एक इंसान बुझाएगा। ये ले तेरी जलांजलि, तेरा सम्मान वापस ले। अब तू शांत हो जा। मैंने वो थोड़ा सा साफ पवित्र गंगाजल पूरे सम्मान के साथ उसी जगह फेंक दिया जहां मैंने नलके को जमीन से उखाड़ा था और जहां अब लाल गाढ़ा पानी उबल रहा था। जैसे ही साफ पवित्र जल लाल गंदे पानी से मिला, वहां कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई भयानक चीख नहीं आई, बल्कि एक सफेद नीली शांत रोशनी चमकी, बहुत कमजोर लेकिन बहुत प्रभावी। रस्सी ढीली पड़कर जमीन पर गिर गई। वो गीली ठंडी रस्सी अब केवल एक साधारण रस्सी थी। हवेली के अंदर का लाल पानी जमीन में तेजी से समाने लगा। ऐसे लगा जैसे जमीन ने इतने दिनों बाद पहली बार सांस ली हो। पायल की आवाज दूर होती गई, धीमी होती गई और अंततः पूरी तरह शांत हो गई, और दीवारों पे बनी चुड़ैल की भयानक आकृति धीरे धीरे धुएं में बदलकर हवा में उड़ गई। उस रात पहली बार हमने गहरी शांति भरी नींद ली। अगले दिन सुबह हुई। लोहे के दरवाजे अपने आप खुल गए। हवेली में बिजली वापस आ चुकी थी। बाहर गांव वाले आए तो उन्होंने देखा मैं और प्रिया बाहर खड़े थे, जिंदा, पूरी तरह बदले हुए। आंगन में नलके वाली जगह पर जहां मैंने गंगा जल डाला था, वहां से अब पहली बार थोड़ा सा साफ ठंडा पानी रिस रहा था, बिल्कुल धीमा लेकिन स्थिर। यह आत्मा की शांति का प्रतीक था। मैंने वो हवेली बेच दी, लेकिन जाने से पहले मैंने गांव वालों से माफी मांग ली और कहा, यह जमीन मैंने नहीं खरीदी थी, इसने मुझे खरीदा था। इसने मुझे सिखाया कि हर शक्ति के पीछे एक लॉजिक होता है, बस वो लॉजिक हमेशा विज्ञान की किताब में नहीं मिलता। आज भी मैं आईटी इंजीनियर हूं, पर मेरा तर्क बदल गया है। मुझे समझ में आ गया है कि हॉरर का लॉजिक क्या होता है। उस जलमोहिनी को सिर्फ जान नहीं चाहिए थी, उसे पानी की कमी से मिली बेइज्जती का बदला चाहिए था, और उसने मुझे उसी तरह से डराया जिस तरह से उसकी आत्मा को दर्द मिला था। जब मैंने उसे उसका हक, उसका सम्मान जलांजलि के रूप में वापस दिया, तो वो शांत हो गई। मेरा तर्क अब सिर्फ H2O तक सीमित नहीं रहा, यह अब H2O प्लस डिग्निटी है। मैं डरकर नहीं भागा, बल्कि आत्मा के तर्क को समझा, और जब मैंने उससे उसका हक वापस दिया तो मैंने अपनी जान बचाई। अब मैं जानता हूं कि दुनिया सिर्फ डाटा से नहीं चलती, कुछ चीजें जमीन से जुड़ी होती है, और उनका सम्मान करना ही असली बुद्धिमानी है। मैं अपनी इंजीनियरिंग का उपयोग करता हूं, पर अब मैं जानता हूं कि किसी पुराने नलके को उखाड़ने से पहले हमें उस जमीन की कहानी जरूर सुननी चाहिए। मैंने तर्क को नहीं छोड़ा, मैंने तर्क को विस्तार दिया।
मेरा डर चला गया और मेरी इंजीनियरिंग को एक नई गहरी समझ मिल गई। तो ये रही आज की कहानी दोस्तों। अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाइप करना मत भूलिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।